नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेजेंट क्लासेस में। मैं अवनीश मिश्रा आपके लिए एक ले आया हूँ खुशखबरी। जैसा कि आपको कल एक नोटिस आया होगा हमारी कोचिंग्स का कि हम लोग आपको टेट की जो तैयारी है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करवा रहे हैं, जिसमें आपको सेपरेट क्लासेस मिलेंगी और आपको अल्टरनेट वर्जन पे आपकी क्विज के साथ तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको उसका एक पोर्शन हिंदी भाषा के लिए आपके एक वीडियो लाया हूं, जिसमें आपको हिंदी भाषा का जो सेक्शन होता है आपको बता दें कि उसमें 5 सेक्शन होते हैं। एक बाल विकास का, गणित का, पर्यावरण का, हिंदी का कंपलसरी होती है आपकी, जिसमें आपकी अंग्रेजी और संस्कृत का आपका ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक विषय होता है। ठीक है, इसमें आप जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हिंदी आपकी एक अनिवार्य विषय है। और दोस्तों, बाल विकास, गणित और पर्यावरण पर छात्र काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी उनका जो एवरेज स्कोरिंग होता है वो 22 से 20-22 के बीच में ही रह जाता है। तो दोस्तों, हम उससे थोड़ी कम मेहनत अगर हम हिंदी भाषा पे कर लें, उसकी व्याकरण को अच्छे से समझ लें, तो हमारी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी और हमें एग्जाम को क्रैक करने में अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आपके लिए एक विषय हिंदी में वर्णमाला को लेकर आया हूं। वर्णमाला एक ऐसा अपने आप में एक विषय है जिससे कि लगभग आपके कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, लेखपाल का हो, पुलिस का हो, जिसमें आपको हिंदी भाषा एक सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में होती है, तो आपको इस पोर्शन से लगभग आपको 3 से लेकर 4 नंबर तक के आपको ऑप्शन या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है, स्वरों के प्रकार होते हैं, व्यंजनों के प्रकार होते हैं, उनका उच्चारण स्थान होता है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्णमाला में होने वाले प्रश्नों में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप अल्प समय में उसका अच्छे से अच्छे आंसर, आपको सटीक आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए एक बार इस वर्णमाला पे, क्या है वर्णमाला और कैसे कैसे इसका निरूपण किया गया है। आप लोग अपनी कागज और किताब, पेंसिल जो है आपके, जो आपके पास पाठ्य सामग्री, उसे उठाइए और लग जाइए एक बार फिर मेहनत करने पर। आपको सब एक प्लॉट के द्वारा, एक ग्राफ के द्वारा हम आपको सब अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं मित्रों, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा में आपको जो वर्णमाला है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्वर, जिन्हें हम इंग्लिश में वॉवल कहते हैं, दूसरा कंसोनेंट, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आइए मित्रों हम बात करेंगे हम स्वर की। तो आपके ये होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, आपके व्यंजन की हम बात करें तो आपके 5 वर्ग होते हैं। मोस्टली अगर आपको कोई लिखने में असुविधा होती है तो आप उन्हें याद कर लीजिएगा, क, च, ट, त, प। ठीक है, कचट, तप, इनके ये वर्ग होते हैं। जो पहला अक्षर जो होता है उसका वर्ग का प्रधान कहलाता है। ठीक है, तो का वर्ग में आपके आते हैं क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, चा, छा, जा, जा, वा, टा, ठा, डा, डा, ड़ा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, व, श, स, अ, हा। ठीक है, हम बात करेंगे स्वर की, तो आपके जो ये लास्ट के 2 होते हैं ये मित्रों आपके आते हैं अयोगवा में। ठीक है, इनकी स्थिति जो होती है वर्णमाला में, ये स्वरों के बाद की रखी गई है और व्यंजन से पहले, यानी कि या तो ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। ठीक है, तो मित्रों इन्हें हम लोग कहेंगे अयोगवा। ठीक है, अयोगवा कहते हैं। देखिए, आप इस तरह से अपने अगर दिमाग में एक वर्णमाला रखते हैं, अगर आपको एग्जाम देने जाते हैं, आप विदिन मिनट में आप ये ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपके सब क्वेश्चन आपको यहीं से अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं अगर इनकी, तो ये स्वरों का एक प्रकार आपको मैं यहीं से बता देता हूं कि यहाँ पे ऐसे प्लॉट करिएगा, ए और ए में और छोटी ई और बड़ी ई में आपको यहाँ से एक टर्न मिलेगा स्वरों का, जो कि हम लोग कहते हैं जीवा के आधार पर, यानी कि जीभ के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर होगा, इसे हम लोग कहते हैं अग्रस्वर। किसे कहते हैं, जो आपके बॉक्स के अंदर जो है उसे कहते हैं हम लोग क्या, अग्रस्वर। ठीक है, आपका जो छोटा आ आता है ये आपका किस में आता है, मध्य स्वर में। ठीक है, मध्य स्वर में आपका आ जाता है। और जब आपके बच गए हैं ओ, औ, उ, ये आपके किस में आते हैं, आपके ये आते हैं
पश्च स्वर में, ठीक है। बाकी बचे हुए जो आपके आते हैं, किस में आते हैं? पश्च स्वर में। तो देखिए, अगर आप इन्हें याद करेंगे, कि मध्य स्वर में छोटा आ आता है, अग्र स्वर में छोटी ई ए आता है, शायद आपको कोई कठिनाई हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह से लिख के इसमें प्लॉट कर दीजिएगा ग्राफ, यहाँ पर ये ए ई आपके अग्र स्वर होते हैं, आपका छोटा मध्य स्वर होता है, बाकी आपका क्या होते हैं? पश्च स्वर हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन की। तो व्यंजन को यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं। आपके जो स्टार्टिंग के ये 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, जो कि 5 के गुणज में है, इन्हें हम मित्रों कहते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श व्यंजन। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का डेफिनेशन पता हो, मीनिंग पता हो, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, जीवा क्या होता है, नासिका क्या होता है। मायने ये लगता है मित्रों कि आपको एग्जाम में आने वाले जो आपका सवाल है बिल्कुल सटीक हो, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो समय नहीं बचेगा आपके पास, और जो दूसरा आपका साथी है जिसने कैसे भी ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी उसमें योग्यता हासिल कर रखी है, वो अच्छे से आपको एग्जाम में बीट कर देगा। तो हमें इंपॉर्टेंस देना है इन चीज को कि जो क्वेश्चन आए हम उन्हें अच्छे से आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकें, ठीक है। आपका ये आता है, इन्हें हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपका अंतिम ये वर्ग होता है, इसे हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ये व्यंजन के प्रकार है मित्रों। और यहाँ पर हम बात करते हैं इस लाइन की, जो कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर होता है? 5वां अक्षर। से यहाँ पे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर, और इन्हें हम लोग कहते हैं अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन। इन्हें साथियों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है जब इन्हें बोलते हैं तो हमें नाक का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और प्रकार के व्यंजन की, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? यहां पर लिख देते हैं आपको, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी विशेषता यह है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं ड और ढ का, ठीक है, तो क्या होता है? हमारी जो जीभ की जो नुकीली सतह है वो ऊपर तालू में लगकर और झटके से वापस आ जाती है, ठीक है। ये हो गया। तो आपके हम बात करें व्यंजन के प्रकार की, तो आपके कितने प्रकार हो गए? अनुनासिक व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और आपका एक आते हैं क्या? आपके संयुक्त व्यंजन। यहां पर लिख देता हूं मैं, आपके एक आते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो कि इस प्रकार होते हैं छ, त्र, ज्ञ, ठीक है। तो मोस्टली हम बात करेंगे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो इससे पूछ लेता है कि छा जो है किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, त्रा किससे मिलकर बना है, और आपका जो ज्ञ है वो किससे मिलकर बना है। तो ठीक है, तो आपको काफी कोई बार क्वेश्चन आता है, आपको बता दें कि आपको छा जो व्यंजन होता है आपका बनता है का प्लस शा से मिलकर, ठीक है। त्रा आपका जो बनता है आपका बनता है ता प्लस रा से मिलकर। आपका जा जो बनता है वो बनता है आपका जा प्लस वा से मिलकर, ठीक है। तो इस पोर्शन से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो आपकी वो आता है आपका उच्चारण स्थान की, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्वर के प्रकार के बारे में, व्यंजन के प्रकार के बारे में, लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने एक छोटी सी ट्रिक है, बस जस्ट इस तरह से कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड होती है कमली नाम की, ठीक है। तो वो कहता है बस जस्ट कि कमली तेरी मुस्कान देख उफ, ठीक है। तो कमली तेरी मुस्कान देख उफ, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर के टी एम डी ओ, ठीक है। ये बस आपको एक याद करने का तरीका है, कमली तेरी मुस्कान देख उफ, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, कैसे हमारा क्या हो जाता है, तो कैसे हमारा जो सिंबल मिलेगा, हमारा जो मेन चीज लिखने लेना है वो हमारा क्या हो गया, कैसे कंठ, टी से हमारा हो गया तालु, एम से हमारा हो गया मूर्धा, दंत से हो गया हमारा दंत, और ओ से हमारा क्या हो गया ओष्ठ, ठीक है। देखिए
ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप बहुत सुंदर विद्यार्थी जो होते हैं संस्कृत में और हिंदी में श्लोक के याद कर लेते हैं, जैसे कि आपको बता दें कि अको विसर्जनीय कंठाच्युषयानाम तालु ऋतुषाणाम मूर्धा ऋतुषाणाम दंता यमर्दनम नासिका च उपबद्धनो मानव मोष्टो दित्तो कंठोष्टम, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी स्टडी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बस मार्क्स पर फोकस करना है कि हम वहां से मार्क्स कैसे ले पाए। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, इन वर्ग के आगे लिखना है कमली तेरी मुस्कान देख उफ, ठीक है। तो यहाँ पे के से यहाँ इसके लिए सेपरेट कर देंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हो इसे यहाँ पर, ठीक है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका क्या हो गया, होंठ, ठीक है। अगर हम बात करें, आपको बता दें एक बार, अगर हम बात करें आपको स्वरों के जो समायोजन होता है, ठीक है, जो स्वर होते हैं तो उनका जो संबंध होता है कैसे होता है आपको बता दें, या हम कह सकते हैं उन्हें संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। वो कुछ इस तरह से होता है, छोटा आ प्लस ई आपका बनता है ए, छोटा आ प्लस ए आपका बनता है ए, छोटा आ प्लस ऊ आपका बनता है, सॉरी ओ, और छोटा आ प्लस ओ आपका बनता है क्या, औ, ठीक। ये बात हो गई हमारी संयुक्त स्वर की। अब आप बताएंगे, आप पूछेंगे आपस में कि भाई हमने इसके बाद यहाँ पे क्यों की, क्योंकि ये बात जो हमारी उच्चारण स्थान की हो रही है वो हो रही है सिर्फ व्यंजन के लिए, हमें स्वर की भी तो बात करनी है ना। तो जो आपको मैंने बताया ना संस्कृत में सूत्र होते हैं, अको विसर्जनीयाम कंठा इच्छुषयानाम तालु लितुलसानाम दंता लितुलसानाम मूर्धा यमर्दनम नासिका चा, और आपका इधर तो कंठ तालु उपबद्धमानो मोष्टो इधर तो कंठोष्टम प्रकार दंतोष्टम, बहुत से आपके सूत्र होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ट्रिकी मेथड याद करिए, ठीक है। तो आपको जैसा मैंने कहा आ प्लस ई आपका ए बनता है, तो यहाँ पर आपका आ, तो यहाँ पर जो स्वर का जो क्रम होगा वो इस तरह से होगा, यहाँ पर उच्चारण स्थान यहाँ पर छोटा, यहाँ पे क्या आएगा, छोटा आ, यहाँ पे क्या आएगी, हमने कहा ना अकु विसर्जनीयाम कंठा इच्छुषयानाम तालु, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका आ जाएगा री लिटुषाणाम मूर्धा, ठीक है, और आपका आ जाएगा यहाँ पे उपबद्धमानो मोष्टो, ठीक है, ऊ हो जाएगा आपका ऊ, और आप ऊ आपका उच्चारण स्थान यहाँ से होगा, री का मूर्धा से होगा, ठीक है। और आपका तो आपका जो आ और ई से क्या बनना है, आपका ए बनना है, क्या बनना है, ए। तो आपका यहाँ जो ए बनना है ना, तो इसका कंठ प्लस तालु से हो जाएगा, यानी कि ए कहते हैं ना ए दे तो कंठ तालु, ठीक है। तो आपका इसका जो उच्चारण स्थान कैसे होगा, कंठ और तालु का, यानी ए का स्थान उच्चारण स्थान और ए का आपका कंठ तालु का हो जाएगा, ठीक है। उपपद्यमानो ओष्ठों में आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, ओ, ये ओष्ठ हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करें छोटी ई और बड़ी ई की, तो आपका ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और बच गया आपका ओ और ओ बच गया है, ओ और ओ, वो आपका यहाँ से ऐसे होगा, वो आपका किससे होगा, कंठ और ओष्ठ से मिलकर, ठीक है, यानी कि कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ में क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ, ठीक है। तो आपका किससे किसके इससे किसका होगा, आपका ओ का और ओ का उच्चारण स्थान आपका यहाँ से हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में अगर क्वेश्चन कहें तो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, पूछा जाता है कि इसमें इनमें से बड़ा आ का जो है या छोटी ई का उच्चारण स्थान कौन सा आपको दिमाग में चल रहा है। अगर आपको पता होगा कि आपने जो यहाँ पे छोटा आ छोटी ई लिखा था उसके बीच में इससे क्या बनता है, ए बनता है। तो जब इसका आपको उच्चारण स्थान पता है कंठ से होता है, इसका तालु से होता है, तो किससे आपका हो जाएगा, इसका कंठ तालु से आपका हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक सूत्र और होता है आपका वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है, दंतोष्ठम वकारस्य। तो आपका ये जो लाइन होगी आपकी दंत के द्वारा बोली जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वा वर्ड, इसकी वा की बात करें वा की, तो इसका एक सूत्र होता है, अलग से आपको लिख देता हूँ, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, ठीक है। तो उच्चारण स्थान से आपका मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। और अभी आपको ये बच गए हैं या रा ल व, और आपका ये उसनी व्यंजन भी बच गए हैं, ठीक है। तो इन्हें भी कहीं व्यवस्थित करते हैं ताकि इनका उच्चारण स्थान हम याद करने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम बात करें, देखिए मित्रों, हम बात करें यहाँ पे उसकी अंतस्थ व्यंजन की, तो आपका यहाँ पे आता है कि या आपका यहाँ पे आ जाएगा, रा आपका इस लाइन में आएगा,
ला आपका यहाँ पे आएगा। ध्यान रखना, ये सिर्फ बाद में कर रहा हूँ उच्चारण स्थान के माध्यम से कि इन्हें कहा तो या किसकी हो जाएगी, तालु, रा मूर्धा, ला दंत, ठीक है, और वकार को बता ही दिया मैंने, वकार दंतोष्टम। अब बात किसकी करते हैं हम लोग, उस व्यंजन की। अब उस व्यंजन को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो देखिए हम लोग उस व्यंजन को कुछ यहां पे रखेंगे, इसके सामने, ठीक है, श, इसे रफ कर देते हैं अभी, ये अपनी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहां पर, श, 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 और जो आपका हा आएगा ना, हा, वो आपका किस वाले इसमें आएगा, आपके इस वाले लाइन में, क्या आपका क्या जाएगा, हा, ठीक है। तो आपके सभी वर्णों का जो है उच्चारण स्थान मैंने बता दिया है, चाहे वो स्वर हो, आपका इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है ऋतुषणाम मूर्धा, ठीक है। तो अगर इसमें अब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, आपको या तो आपको दे दिए कोई ध्वनि दे दी जाएगी, इनमें से कौन सी ध्वनि किसकी है, उच्चारण स्थान, सॉरी, और या तो आपको दे दिया जाएगा कि जैसे कि आपको दे दिया गया धा, कि धा का उच्चारण स्थान है, आपको पता है उच्चारण कौन सा है, दंत, ठीक है। और पा, पा का कौन सा आपका है, होस्ट, बा होस्ट, छा तालु, खा कंठ, ठीक है। और यहाँ पर अगर इन वर्णों की हम बात करें तो ये किसमें हो गए, नासिक, यानी कि इन्हें नासिक व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, हम अगर वर्णमाला पे एक नजर डालें, वर्णमाला को हम एक नज़र में अगर देखें और उनकी हम संख्या की बात करें, आपको बता दें कि कौन कितने कितने संख्या उनकी होती हैं, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा इस टॉपिक को आपको विद क्वेश्चन के साथ पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला एक नजर में, ठीक है, कि कौन कौन से कितने नंबर्स किसमें होते हैं, ठीक है। हम बात करें स्वरों की संख्या की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13, जिसमें से हम बात करते हैं अगर अयोगवा की, तो अयोगवा कितने होते हैं आपके, 2। अब बात करते हैं अपने स्पर्श व्यंजन की, तो 5 की लाइन में 5 गुणज होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो इस संख्या में कितने होते हैं आपके, 25। उसी व्यंजन कितने होते हैं, सॉरी पहले अंतस्थ व्यंजन की बात हम करेंगे। अंतस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं संख्या में, ये होते हैं आपके 4। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, ये होते हैं संख्या में आपके 4। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, उच्छिप्त कितने होते हैं आपके, संख्या में 2। और हम बात करें अगर टोटल अपने, तो हमारी जो संख्या आती है कितनी आती है, 52, ठीक है। तो टोटल जो कितने वर्ण होते हैं हमारे, 52। हम ये बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। अब हम मित्र बात करेंगे हम कि स्वर और व्यंजन के प्रकार की, स्वर व्यंजन के प्रकार के साथ साथ हम बात करने वाले हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप नोट कर रहे हो तो आप पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको तो मित्रों बात अब हम करते हैं स्वरों के प्रकार की, ठीक है। थोड़ा इसे रफ कर देना पड़ेगा मुझे, अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप अपने नोट्स में इसे अच्छे से दोबारा लर्न कर लें, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी इस वीडियो में तो मैं आपको उन्हें प्रश्नों के माध्यम से अगली बार पूरी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप सब लोग अपने नोट्स को अच्छे से याद करें और आप प्रैक्टिस सेट करें। चलिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम स्वरों के प्रकार के बारे में। जैसे आपको पता है, अगर बात करें हम यहाँ पर 4 तरह के प्रकार के बारे में बात करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आता है कि मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, या आपका आता है जो अर्धविवृत है, विवृत है, संवृत है, आपके अर्धसंवृत है, इनमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। कहने को बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इवनली या मोस्टली क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। आपके क्या, मैंने भी एग्जाम दिए थे तो मेरे भी क्वेश्चन मोस्टली जब पढ़ता नहीं था हिंदी तब गलत हो जाते थे, लेकिन जब चीज़ों को समझा, एक स्वरूप में एक देखा, तो बहुत ही सब आसान है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर अगर हम की स्वरों के प्रकार की, देखिए
हम बात करेंगे स्वरों के प्रकार की। एक ही बार में हम जितने भी प्रकार के स्वर होते हैं सबके बारे में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो स्वर के प्रकार की बात हम करें तो पहले बात करेंगे हम जीव के आधार पर। जीव के आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमने कहा था कि ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में जीभ का जो हमारा जीवा का अग्र वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा वो उठता है, उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। जिनमें मध्य वाला, इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, जीभ पर समतल रहती है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। और जिन पे हमें लगता है कि जीभ का जो पीछे का हिस्सा जो है हमारा अग्रसित करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे आपको मैंने लिखते समय आपको डिफाइन इसे कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि मात्रा के आधार पर, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर से जहां से क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मात्रा के आधार पर बात हम करें तो आपके जो स्वर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, बी और सी डाल दें यहाँ पर तो हम करेंगे हास्य स्वर, या इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, हास्य स्वर या मूल स्वर, ठीक है। दूसरे आपके आते हैं दीर्घ स्वर और आपके थर्ड आते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। इनकी परिभाषा के बारे में बात करें मित्रों तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, और जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा यानी कि लगभग 2 मात्रा का समय लगता है कहलाते हैं दीर्घ स्वर। और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं हमारे क्या, प्लुत स्वर, ठीक है। अब उदाहरण की हम बात करें तो जितने भी छोटे स्वर है, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, ठीक है, आपका उ और री, आपका छोटा आ, छोटा ई और आपका उ और आपका री, ये आपके आते हैं किसमें, मूल स्वर में यानी कि स्वर में आते हैं। गलती यहां हो जाती है, मोस्टली क्वेश्चन यहां से एक बार कई बार एग्जाम में आया है, रेलवे एग्जाम में आ चुका है और आपका टेट एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए होते हैं 4 ऑप्शन और लिखा होता है कि इनमें से कौन सा मूल स्वर नहीं है या कौन सा स्वर इसमें से है। तो गलती यहां पे हो जाती है। आपको बता दें कि ए जो आपका होता है, ए ना, ये आपका ह्रस्व स्वर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लोग इससे ह्रस्व स्वर समझते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ए और री, लेकिन नहीं, ठीक है। ये किस में आता है, ये ए आपका किस में आता है, दीर्घ स्वर में आता है, यानी कि इसमें आता है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आपका ए और आपका क्या आता है, आपका ए और जो भी आपके बचे हुए हैं ओ और आपके ओ, ठीक। ये आप किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में। और आपके इसमें क्या आता है, प्लुत स्वर, जैसे कि आपने क्या भी लिखा होगा ओम, ठीक है, ये एस शेप का बनता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्वरों के प्रकार के हम बात करें तो आपके 2 प्रकार के स्वर हो गए हैं कि जीभ के आधार पर और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। हम बात करेंगे स्वर के एक और प्रकार के बारे में। आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार पॉज करके इन चीजों को, इनमें कभी गलती ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नंबर कभी कभी हो जाते हैं, ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट आप व्यू से देखें तो आपका आता है कि ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी कि ठीक है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो होते हैं उस स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। आप बुक में पढ़िए, नोट्स में पढ़िए, लेकिन जब आप इतनी चीजों को ना इकट्ठा देखते हैं कि समृद्ध क्या, महागो, सघोष क्या, घोष क्या, प्राण, महाप्राण, तब आप फिर अंततः क्या करते हैं, आप उन चीजों से हार मान लेते हैं। लेकिन नहीं, उन चीजों के व्यवस्थित रूप से पढ़िएगा, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि नाम से लग रहा है होस्ट मतलब होंठ, होंठ की आकृति के आधार पर तो ये 2 प्रकार के डिवाइड किया गया है इन्हें। पहला आपको डिवाइड किया गया है इन्हें वृत्ताकार और इन्हें कहा गया है अवृत्ताकार, ठीक है। वृत्ताकार की बात हम करें तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने पर हमारा जो होस्ट का आकार है, उसका होठ का जो आकार है बिल्कुल गोल हो जाता है, ठीक है। वृत्ताकार, वृत्त गोल होता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आते हैं इनमें उ, आप बोल के देखिएगा उ, उ, ओ, ओ, आप किस में आते हैं, ठीक है। इसमें तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आप उनका खुद उच्चारण कर लीजिएगा और आपको अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब वृत्ताकार की हम बात करें आपको तो इसमें आपका आता है छोटा आ, ई, ए और आपका ए, ठीक है। तो
तो आपके ये वृत्ताकार और आपके अवृत्ताकार ये दो आपको फिर हमने विभाजित इन्हें कर दिया है। ठीक है, आपका लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक चीज बची है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज, इनमें तो आप एक टाइम आसानी से कर सकते हो लेकिन उनमें कुछ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पे मेन मोटो आपको ये नहीं है कि आपको मैं डिफाइन करूं हर एक चीज को, बस ये है कि आपको हर एक एग्जाम्पल आता हो और अच्छे से आप बिल्कुल भी एग्जाम में गलत ना होने पाए। ठीक है, तो हम इसे रफ कर देते हैं। आपके 3 प्रकार के स्वर ने पढ़ लिए हैं, जीभ के आधार पर, मात्रा के आधार पर और होष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, अब हम आपके लास्ट और फाइनली बात हम करते हैं, स्वर का लास्ट प्रकार जो है वो आपका है विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। ठीक है, मैंने 1-2 वीडियो देखे थे आपके यूट्यूब पर जो कि आपको बता रहे थे इस बारे में, लेकिन कोई ऐसा वहाँ पे जब हमारे सामने एग्जाम होता है, परीक्षा हाल में जब बैठे होते हैं तो हमें कोई कुछ भी ध्यान नहीं आता है, ध्यान वही आता है जो हमने पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो जब आप पढ़ते समय चीज़ों को ध्यान में रखेंगे उन चीज़ों को, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको बस ये सिखा देता हूँ उन्हें कि कैसे कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपको पेपर मिले और क्वेश्चन में दिख जाए कि कौन सा अर्धविव्रत है, अर्ध संव्रत है, तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। सबसे पहले 4 कैटेगरी डिवाइड करनी है आपको कि अर्ध विव्रत, ठीक है, विव्रत, संव्रत, आपका आता है अर्ध संव्रत। इनका जो आधार होता है डिवाइड करने का स्वरों का, वो बस मुख के भाग से होता है, किसी में ज़्यादा खुलता है, किसी में कम खुलता है। तो हम ज़्यादा डीप ना जाते हुए हमें खाली मेन फोकस ये करना है कि हमारा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, कुछ नहीं, लिखने का तरीका आप खाली सीख लो कि अर्धविव्रत, विव्रत, संव्रत और असंव्रत, उसके बारे में आप छोटा बड़ा लिखते चले जाओ। ठीक है, वो मैंने अपने हिसाब से सेट किया है उसे। अब आप देखो लिखने का तरीका कैसे है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर लिखेंगे आप ए। ठीक, ए के बाद क्या लिखेंगे आप, ए के बाद जो ए है, मात्रा वाला है, वो आप किधर ले आएंगे, इधर। ठीक, फिर जो ओ आएगा वो फिर ओ उधर लेके जाइए, जो ओ आएगा वो फिर इधर ओ इधर ले आइए। ठीक, आपका यहाँ पे एक आ आएगा जो कि बिना चंद्रबिंदी होगा, यहाँ पे आपका आएगा आ जो कि चंद्रबिंदी वाला होगा। मुझे भी नहीं पता था ये कि कैसे कैसे करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो एक आसानी से तरीका था आपको ये हल करने का कि अर्धविव्रत, विव्रत, संव्रत और आपका अर्ध संव्रत। ठीक है, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ए, एक के बाद ए इधर आएगा, फिर ओ और फिर ओ इधर आएगा। यहाँ पे आपका बिना चंद्रबिंदी वाला होगा, यहाँ पे आपका आ जो होगा चंद्रबिंदी वाला होगा। ठीक है, तो आपने स्वरों के चारों प्रकार पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आशा करता हूं कि आप अपने आने वाले जो आपका जो परीक्षा होने वाली, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे आपकी कोई पात्रता परीक्षा हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप सब में अपने आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हर बार में कि आपका सघोष। सघोष का नाम आते ही लोगों के उद्घोष बजने लगते हैं, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे सोचते हैं कौन सा था, पहला या तीसरा, चौथा या पांचवा। ठीक है, ऐसा बहुत सा एक कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान ये देना है कि हमें एग्जाम मिलते ही, देखिए दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, सिंपल से घर पर खाली बैठे हैं, एक पेज उठाइएगा अपने आप वर्णमाला प्लॉट की, वर्णमाला प्लॉट करने के बाद स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये व्यंजन, ठीक है, उच्चारण स्थान और ये अघोष सघोष स्वर के प्रकार, ये जितना ज़्यादा आप हैबिचुअल आप हो जाओगे, हैबिट में आ जाएगा, देन यू आर एबल टू अटेंड ऑल टाइप ऑफ एग्जाम इन केस ऑफ हिंदी। ठीक है, सॉरी इंग्लिश बोलना अलाउ नहीं है, हिंदी की क्लासेस है, लेकिन आप समझ रहे होंगे तो मैंने बता दिया। ठीक है, आप चीज़ों को समझते जाइए। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ हम डिवाइडेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी जो कि बहुत जरूरी है नंबरिंग करना, उसके बिना आप कहीं नहीं सकते। ठीक, तो हम इन चीज़ों को डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर ऐसे, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, आप इन्हें सेपरेट कर लें,
वन कॉलम में 2, 3, 4 एंड 5। आपको सब पता है ये स्वर होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये आपके मैं लिख देता हूं आपको, ये अंतस्थ व्यंजन, ये आपके ऊष्म व्यंजन, आपके स्पर्शी व्यंजन, ये आपके मैंने लिखा था उच्चारण स्थान की वजह से, आपको रफ कर देता हूं अब मैं, ठीक है। ये आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात हम कर रहे थे, हाँ हम बात कर रहे थे यहां पर अपनी अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में है। मित्रों मैंने खुद ही जब इसकी स्टडी की थी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण की, तो मैंने थोड़ी गलती ये कर दी थी ना, मैं इनकी स्टडी हमेशा सेपरेट करता कि पहले अघोष सघोष के टॉपिक निपटा लिया जाए, उसके बाद में फिर अल्पप्राण महाप्राण के टॉपिक को निपटा लिया जाए। और फिर जब एग्जाम हॉल में बैठा करते थे तो बड़ा कंफ्यूजन था कि अल्पप्राण में क्या था, महाप्राण में क्या था। तो एक बार मैंने संयोगवश इन चारों को एक साथ लिखा। इन चारों को साथ लिखने का फायदा यह हुआ कि यहाँ से एक नई ट्रिक इजाद हो गई जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आप सबको आपके एग्जाम में। वो आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है ऐसे, आपको नंबरिंग करने के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 एंड आपका फाइनली 5, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर लाइन से अघोष, सघोष, अल्पप्राण और आपका महाप्राण, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको नंबरिंग का खेल है, नंबरिंग करना है आपको। सबसे पहले आप हिंदी की आपको गिनती आती है, देन आप इन्हें पढ़िए 1, 2 एंड 3, यहां तक गिनती हो गया। फिर आपका आएगा 4 और 5, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5। बस ध्यान में रखिएगा पहले अघोष, सघोष, देन अल्पप्राण, देन महाप्राण। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आप, यहाँ पे आपका, लेकिन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो आपका आएगा वो आपका आएगा ओनली ऑड नंबर, यानी कि 1, 3, 5, यहाँ आपका आएगा 2, 4, 5 तक की गिनती का खेल है खाली बस, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 2, 4, ठीक हो गया। ये नंबर आपको पता है कि भाई जो 3 नंबर में आएगा, जो 3 नंबर जहां पे भी जो फंस रहा होगा वो आपका अल्पप्राण होगा। 2 नंबर में फंस रहा होगा, अगर हम बात करें अघोष सघोष के बेसिस से, तो भाई आपका वो अघोष होगा, ठीक है। तो आपको नंबरिंग बस कुछ नहीं करना है, ये आपको नंबर का ये याद है इतना गोला। और इसके बाद अब बात करते हैं, भाई हमने स्वर की तो बात की नहीं, इन व्यंजन की तो बात की नहीं, तो कैसे करेंगे, इन्हें हम कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो बीच की 2 लाइन्स हैं, इवन दोनों डिफरेंट टॉपिक हैं, लेकिन आप याद करने की पर्पज से आप वहां देखिएगा कि जो बीच की लाइन दोनों में है, दोनों में क्या आएंगे आपके सभी आपके जो क्या आएंगे अंतस्थ व्यंजन, क्या आएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपके यहां पर आ जाएंगे दोनों में, ठीक। और जो सभी स्वर हैं, जो स्वर की बात हम करें, वो स्वर भी सब इसी में आएंगे, सभी स्वर प्लस सभी स्वर। अब देखिए मित्रों कितना आसानी हो गया हमारे लिए, ठीक। अब बचे हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, तो आपको पता है ऊष्म व्यंजन कहाँ लिखेंगे हम, तो आपको ऊष्म व्यंजन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्या जाएंगे ऊष्म व्यंजन, और ऊपर भी क्या होंगे ऊष्म व्यंजन। लेकिन थोड़ा ध्यान यहाँ पे हमें देना है कि जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये सा, श, और आपका हा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन तो सारे होंगे, लेकिन यहाँ का जो हा है मित्रों, जो यहाँ का हा है, हा वो यहाँ पर हा ऊपर होगा, ठीक है। सॉरी, वो यहाँ का जो हा है वो यहाँ सघोष में आएगा, ठीक है। ये आपका जो हा है वो यहाँ पर आएगा, और बाकी जितने भी आपको ऊष्म व्यंजन सेम एज बिलो, ठीक है, वो आपके यहाँ रहेंगे। तो लिख दें प्लस, तो सभी ऊष्म व्यंजन ना लिख के हम यहाँ लिख दे रहे हैं श प्लस आपका श, ठीक। ये छोटी सी एक कहानी है अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो ये आपके सब हो गए, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं, चाहे आपका उच्चारण स्थान हो। कुछ चीज़ें इसमें एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, हमारी अपनी क्लास है, संशोधित कर देते हैं। यहाँ पे नारल एक व्यंजन है जिसे हम लोग कहते हैं ना वर्ष व्यंजन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वर्ष व्यंजन हम लोग इसे कहते हैं। और हा को हम कभी कभी क्या कहते हैं कल्पमुखी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत सागर है,
लेकिन बस ये है हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें जो चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, लाभप्रद है। इस वीडियो का हमारा मोटो मेन यही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएं जो आपके एग्जाम में आपको अच्छे से डीप स्टडी उसकी करवाई जा सके और आपको काफ़ी आसानी हो आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने में। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि देखिए आप खुद एक एस्पायरेंट्स, खुद एक डिजायर्ड स्टूडेंट्स हैं और आपको लगता है कि वास्तव में हमारी टीम और हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। देखिए आपको बता दें कि इसमें रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपकी तैयारी करने के लिए कटिबद्ध हैं। आपको ऑनलाइन माध्यम से और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आगे हम हिंदी की इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो जस्ट लाइक आपकी समास हो गया, संधि हो गया, कारक विभक्ति, कुछ भी आपका जो संस्कृत में जो रिलेटेड चीजें हैं। देखिए आपको एक फायदा और है, अगर आप टेट एग्जाम में हिंदी के साथ साथ अपने वैकल्पिक विषय में चुनते हैं आप संस्कृत को, तो कहीं ना कहीं तक दोस्त आपका लगभग 20 से 25% तक का आपका फायदा तो इजाफा हो ही जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें पर क्या होती है कॉम्बिनेशन में रहती है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा जिनका बहुत अच्छा कमांड इंग्लिश पे है वो प्लीज़ इंग्लिश ही लें, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि क्या लें और क्या ना लें वो अपने जो उनका फील्ड है उससे देख के अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारी ये और हमारे प्रेजेंट क्लासेस की पूरी ये गारंटी रहेगी, पूरा दावा रहेगा कि हम आपको सेपरेट सब्जेक्ट चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, CDP हो, EVS हो, सबके तैयारी आपको अच्छे से कराएंगे। आपको क्विज के माध्यम से आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाएंगे और आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं और फिर मिलते हैं जल्दी एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। It's caught in the crossfire.